आइए ये समझते हैं कि बजट में किसी भी देश के पास रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट, या फिर फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए कि फिस्कल सरप्लस। अब रेवेन्यू डेफिसिट है या रेवेन्यू सरप्लस, फिस्कल डेफिसिट है या फिस्कल सरप्लस, ये बहुत से पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। हम ये समझेंगे एक केस स्टडी के थ्रू, जिसे मैं क्या करता हूं, मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूं कि मान लो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 700 है, रेवेन्यू रिसीट्स 500 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 300 है, और कैपिटल रिसीट्स जो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स हैं वो 350 है, और डेट क्रिएटिंग रिसीट 150, राइट। अब इस केस के अंदर डेट क्रिएटिंग रिसीट्स क्या होता है? डेट क्रिएटिंग रिसीट्स मतलब फिस्कल डेफिसिट, मतलब बोरोइंग्स। तो इस केस के अंदर फिस्कल डेफिसिट है हमारा 150, और एक दूसरा बजट है। दूसरे बजट में क्या है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने ये ले लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर ये ले लिया, और रेवेन्यू रिसीट्स वही है, कैपिटल रिसीट्स भी वही है, राइट। तो ये 150 है, राइट। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि इन दोनों केसेस के अंदर, केस 1 और केस 2, राइट, इन दोनों केसेस के अंदर कौन सा बजट ज्यादा अच्छा है? दोनों ही केस अगर लेके चले तो दोनों ही केसेस के अंदर फिस्कल डेफिसिट 150 है, क्योंकि इधर भी डेट क्रिएटिंग रिसीट्स 150 रखे, इधर भी डेट क्रिएटिंग रिसीट्स 150 रखे। आइए जानते हैं कि पहले वाला बजट खराब क्यों है, फिर पहले वाले बजट में परेशानी क्या है। आप पहला बजट देखिए, इस केस के अंदर, इस केस में रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? रेवेन्यू डेफिसिट 200 है, ठीक है। अब कैपिटल रिसीट्स पूरी कितनी है? कैपिटल रिसीट्स पूरी है 150 और 350, कैपिटल रिसीट्स है 500, ठीक है। इस 500 में से रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 200। तो इस 500 में से 200 तो यहां पर माइनस हो जाएगा, और कितना बचा हमारे पास? सिर्फ 300 बचा। तो ये 300 का मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाऊंगा, ठीक है। अब अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है इंटरेस्ट पेमेंट्स, सैलरीज, पेंशंस, सब्सिडीज। तो ये सब कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये सब कंपल्सरी एक्सपेंडिचर है, मतलब ये एक्सपेंडिचर करना ही करना होगा। देश अपने लोगों से ये नहीं कह सकता कि तुम्हें सब्सिडीज नहीं मिलेगी क्योंकि हम सड़क बना रहे हैं, आप लोगों को सैलरीज नहीं मिलेगी क्योंकि हम गोडाउन्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंपल्सरी है, वो करना ही करना है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो हाँ, उससे मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता हूं। तो इस केस के अंदर आप देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 700 है, रिसीट 500, तो डेफिसिट हमारे पास 200 है, कैपिटल रिसीट्स हमारे पास 500 आ रही है, और उस 500 में 200 यहां निकल गया, तो मेरे पास एट द मैक्स 300 रुपए ही बचे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए। दूसरा केस लेके चलते हैं। इस केस में क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसीट के मुकाबले कम है, मतलब यहां पर हमारा रेवेन्यू सरप्लस है 200 रुपए का। अब आप बात समझिए, मतलब 200 रुपया एक्स्ट्रा तो मेरे पास यहां से आ गया, ठीक है, सरप्लस निकल गया। उसके साथ साथ कैपिटल रिसीट्स भी सेम ही रखी हैं। देखिए, डेट क्रिएटिंग 150 थी, 150 है, नॉन डेट क्रिएटिंग 350 रखी थी, 350 है। कैपिटल रिसीट्स मेरे पास 500 रुपए और आ गए, तो ये 500 और ये 200, मेरे पास पूरे 700 रुपए हो गए हैं, जो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर लगा सकता हूं। समझे? तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट होगा तो जो कैपिटल रिसीट्स हैं उसका भी कुछ पोर्शन रेवेन्यू डेफिसिट को फुलफिल करने में लग जाएगा, और जो बाकी कैपिटल रिसीट का पैसा बचा सिर्फ उसी से कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जबकि अगर रेवेन्यू सरप्लस होता है तो जो पैसा रेवेन्यू सरप्लस का मेरे पास आएगा वो तो है ही है, इसके साथ साथ कैपिटल रिसीट्स में जो पैसा आया इन दोनों को ऐड करके मैं अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकता हूं, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट होना चाहिए, रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, हर एक देश में रेवेन्यू सरप्लस ही होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू सरप्लस का मतलब क्या? अगर हमारे पास इस एग्जांपल से आप समझे होंगे कि अगर रेवेन्यू सरप्लस होगा तो हम ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर सकते हैं। मतलब अगर रेवेन्यू रिसीट ज्यादा रही, रेवेन्यू सरप्लस कैसे होगा? जब रेवेन्यू रिसीट ज्यादा होंगी,
रेवेन्यू रिसीट ज्यादा कब होंगी? जब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा। टैक्स कलेक्शन ज्यादा कब हो सकता है? टैक्स कलेक्शन या तो टैक्स रेट बढ़ाने से बढ़ सकता है या फिर टैक्स बेस बढ़ाने से बढ़ सकता है। हम लेफेर कर्व जानते हैं जिसमें हमें पता है कि टैक्स रेट के थ्रू टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की एक लिमिट होती है, क्योंकि एक टाइम आता है जब लोग टैक्स देना बंद कर देते हैं। तो टैक्स कलेक्शन बढ़ाने का एक और सस्टेनेबल तरीका वो है टैक्स बेस बढ़ाना। तो इसीलिए गवर्नमेंट टैक्स रिफॉर्म के ऊपर फोकस करती है ताकि टैक्स कलेक्शन बढ़े। टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा तो रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेंगी, रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ेंगी तो ये पूरा अकाउंट सरप्लस में जाएगा, और यहां का जो सरप्लस होगा उससे मैं हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर सकता हूं। मतलब अगर देश में हाई रेवेन्यू रिसीट्स रहती हैं तो देश हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर सकता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर करना मतलब, अब आप ये समझिए, ये वाले एग्जांपल्स इसको आप देखिए कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब बनाना। तो अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर फोकस करेगी, गवर्नमेंट ये सब बनाएगी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी तो बढ़ेगी। हम ये जानते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट्स प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर हम साउदर्न स्टेट्स की बात करें, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, या फिर वेस्टर्न स्टेट्स की बात करें, गुजरात, महाराष्ट्र की बात करूं, इन सब स्टेट्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतनी क्यों है, इंडस्ट्रीज इतनी क्यों है? रीजन वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। इन स्टेट्स के अंदर पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट ये बहुत अच्छे हैं, और इसी के कारण वहां पर इंडस्ट्रीज आती है। जबकि बिहार की बात करूं, वहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए वहां पर इंडस्ट्रीज भी सेटअप नहीं होती। भले जितने मर्जी स्किल्ड वर्कर हो, जितने मर्जी आईआईटीएन हो, पर जब तक बेसिक इंफ्रा नहीं है तब तक इंडस्ट्रीज नहीं है। तो अगर बेसिक इंफ्रा है तो इसके कारण प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ने से बहुत कुछ होगा। क्या होगा समझिए, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उस स्टेट के अंदर या फिर उस एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब है इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। कोई आदमी इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। वो जो अगर कुछ भी चीज प्रोडक्शन होती है तो जीएसटी उसके ऊपर लगता ही लगता है। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट होगी, कॉर्पोरेट कुछ प्रोड्यूस करेगा तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। अब आप ये समझिए इधर हो क्या रहा है, इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ा, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बढ़ा। इन सब का मतलब क्या बढ़ा? इसका मतलब रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ी। और रेवेन्यू रिसीट्स बढ़ने से क्या हुआ? रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस हुआ। रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस हुआ मतलब जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया मैं फिर से इन चीजों के ऊपर खर्च कर सकता हूं। मैं रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और पोर्ट के ऊपर खर्च कर सकता हूं। तो मैं एक वर्चुअस साइकिल में चला जाऊंगा जहां पर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर से हाई रेवेन्यू सरप्लस आएगा, और हाई रेवेन्यू सरप्लस मेरे को फाइनेंस करने में हेल्प करेगा हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे मैं यूं दिखा सकता हूं। ये चीज मैं अपने एग्जाम में लिख सकता हूं कि हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वुड लीड टू हाई रेवेन्यू रिसीट्स, और एक वर्चुअस साइकिल है जो फिर से हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ लेके जाएगा। तो इस डिस्कशन से हम ये जरूर समझे हैं कि किसी भी देश में रेवेन्यू सरप्लस ही होना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू सरप्लस मतलब हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी बात रह गई कि फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए कि फिस्कल सरप्लस। अब एक बात समझिए, किसी भी देश में फिस्कल सरप्लस कैसे हो सकता है? फिस्कल सरप्लस तब होगा जब जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसीट्स से कम हो, तभी फिस्कल सरप्लस होगा। मतलब गवर्नमेंट का फिस्कल सरप्लस, गवर्नमेंट हमारे ऊपर कम पैसा खर्च कर रही है और हमसे ज्यादा पैसा ले रही है, तभी तो फिस्कल सरप्लस हुआ। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसीट कम है, तो डेफिसिट है। बट अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ही कम है और उसका रिसीट ज्यादा है, तो इसका मतलब वो सरप्लस में है। तो पहली बात तो ये बताइए, क्या आप कोई ऐसी गवर्नमेंट पसंद करेंगे जिसका जो हम पे कम पैसे लगा रही है और हमसे ज्यादा पैसा ले रही है? हम तो कोई पसंद नहीं करेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल सरप्लस ना रखने का एक रीजन ये भी है कि गवर्नमेंट फिस्कल सरप्लस रखने वाली गवर्नमेंट को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मतलब गवर्नमेंट लोगों के ऊपर खर्च नहीं कर रही है। दूसरा, अगर फिस्कल सरप्लस होगा तो फिस्कल सरप्लस के कारण मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी,
क्योंकि गवर्नमेंट खर्च कम कर रही है। और अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम रहेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहेगी तो टैक्स कलेक्शन भी कम रहेगा, टैक्स कलेक्शन कम रहेगा तो रेवेन्यू रिसीट्स कम हो जाएगी। तो इस साल भले ही हम फिस्कल सरप्लस ले आए ज्यादा टैक्स लगा के, बट उस ज्यादा उस फिस्कल सरप्लस के कारण फ्यूचर में मेरा फिस्कल डेफिसिट भी होगा और साथ में उसके लिए मैं इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कंप्रोमाइज कर चुका हूं। तो आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली किसी भी कंट्री के लिए फिस्कल डेफिसिट ही होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, बट ये फिस्कल डेफिसिट शुड बी अकंपनीड विद रेवेन्यू अकाउंट सरप्लस। मतलब फिस्कल डेफिसिट है मतलब बोरोइंग होनी चाहिए, और अकंपनीड विद रेवेन्यू सरप्लस मतलब मेरे पास रेवेन्यू अकाउंट का सरप्लस भी रहेगा, मेरे पास बोरोइंग्स भी रहेंगी। इन दोनों को लेके मैं इन दोनों को साथ में लेके जोड़ के मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर कर दूंगा और एक वर्चुअस साइकिल में चला जाऊंगा। तो ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अ कंट्री शुड ऑलवेज हैव रेवेन्यू सरप्लस, अ कंट्री शुड ऑलवेज हैव फिस्कल डेफिसिट, but that fiscal deficit should be accompanied with revenue surplus and a higher capital expenditure. I hope आप यहां पर समझ गए होंगे कि एक देश के लिए क्या अच्छा है। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में बताइए क्या है। इंडिया में आप हैरान हो जाएंगे इंडिया के बजट में क्या क्या चलता है। इंडिया का इंटरेस्ट पेमेंट है 12 लाख करोड़, एक साल की बात हो रही है, जब 25-26 की बात कर रहा हूं मैं बजटरी एस्टिमेट्स की। और हमारा फिस्कल डेफिसिट है कुछ 15.7 लाख करोड़, मतलब हमारा इंटरेस्ट पेमेंट हमारे बोरोइंग का 75% है। हम बोरो ही क्यों कर रहे हैं? हम बोरो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम पुराने वाले का इंटरेस्ट पे कर सके। और हम फ्यूचर में क्यों बोरो करेंगे? हम फ्यूचर में इसलिए बोरो करेंगे ताकि हम करंट वाले का इंटरेस्ट वापस कर सके। इसके साथ साथ हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ 11 लाख करोड़ है, जबकि हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुछ 39 लाख करोड़ है। तो हम क्या समझें कि एक देश के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा ज्यादा होना चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के मुकाबले। बट अगर मैं इंडिया का देखूं तो इंडिया का तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इट इज 3.5 टाइम्स इंडियाज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऊपर से हमारा रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट में है, और रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट में है अराउंड कुछ, रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट में है कुछ 5 लाख करोड़। तो हमारा इंडिया के बजट के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट भी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कम है, इंटरेस्ट पेमेंट भी बहुत ज्यादा है। तो नट शेल हमारा बजट एक बहुत ही बदहाल सिचुएशन के अंदर है। ये बदहाल सिचुएशन है। बट अगर अच्छी बात की मैं बात करूं तो इंडिया का कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़ता हुआ जा रहा है। हर साल तकरीबन 20-25% की ग्रोथ है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। स्पेशली ये हुआ है 2020 कोविड के बाद। कोविड आने के बाद गवर्नमेंट ने फोकस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, और गवर्नमेंट उसके पास जा भी रही है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट कम कर रहे हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट कम हो रही है और कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट बढ़ रही है। तो फ्यूचर के अंदर प्रोबेबली 10 साल के अंदर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा हो जाएगा एज अ प्रोपोर्शनेट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।